नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 5 की। और इसको हम लोग दोस्तों बहुत ही जल्द देख लेंगे। और आपका यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक की वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, उनकी भैया प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। लगभग में आपको 12K का परिवार आपको एग्ज़ाम ट्रिकी टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा। तो यूनिट 5 पर हम लोग बात करेंगे। यूनिट 5 में जो आपके SLD वाले बच्चे हैं, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, या हम कह सकते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता, तो इनके प्राथमिक स्तर पर जो भी सीखने की ज़रूरतें हैं उनके पाठ्यक्रम को कैसे अपनाया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम लोग मौखिक भाषा यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, इन सभी चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो हम मौखिक, लिखित, पढ़ना, गणित, इन सभी चीज़ों से हम कैसे इनका हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। तो कहेंगे क्योंकि बच्चे में सीखने की अक्षमता है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता है। हम कह सकते हैं कि बच्चा सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। ऐसे ही सबसे पहले तो माता पिता को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे में आखिरकार कमी क्या है। और अगर बच्चे में सीखने की अक्षमता है तो ये सीखने की अक्षमता आपकी आनुवंशिक और न्यूरोलॉजिकल कारणों के कारण होती है, न्यूरोबायोलॉजिकल कारणों के कारण और आपके आनुवंशिकी कारण, इन दोनों कारणों से होती है, जो मस्तिष्क के कामकाज को थोड़ा सा उस पर प्रभाव डालती है, जिसमें क्या होता है, बच्चे की संज्ञानात्मक यानी कि जो मानसिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। बच्चा विशेषकर लिखने, पढ़ने, भाषा, गणित, इनमें जो है पिछड़ापन महसूस करता है। जैसे मौखिक कह सकते हैं, जो हमारे SLD वाले बच्चे हैं यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे, मौखिक जिसमें सुनना, बोलना और समझना आएगा, पढ़ने में ध्वन्यात्मक प्रवाह, शब्द पहचान, ये सारी चीज़ें आएंगी। लिखित में बच्चे की वर्तनी, लेखन प्रवाह, और गणित में संख्या, गणना करना, गणित के तथ्य, अवधारणा को समझना और समस्या का समाधान करना। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके SLD वाले बच्चों में देखने को मिलती हैं। और इन्हीं पाठ्यक्रमों को जो ये बच्चों में मैंने आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इन सभी को पढ़ा होगा। तो बच्चे की इन्हीं कौशलों को, जहाँ पर बच्चा जिस क्षेत्र में बच्चे की अक्षमता है, अधिगम अक्षमता है, उस क्षेत्र को ही हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें परिवार और परिवार के साथ साथ जो भी समाज या विद्यालय, ये सभी मिलकर के कार्य करते हैं। इन अक्षमताओं के साथ साथ अगर कोई ऐसी भी अक्षमता, जैसे मान लीजिए बौद्धिक अक्षमता हुई, कह सकते हैं कि बच्चे में अगर स्वलीनता है, श्रवण बाधिता है, दृष्टि बाधिता है, तो ऐसे विकार जो होते हैं वो और ज़्यादा बच्चे को भ्रमित करते हैं, क्योंकि बच्चे में अधिगम अक्षमता भी है और ये अक्षमताएं भी बच्चे में हैं। इनमें से कोई भी अगर अक्षमता है तो इनसे ये अपनी अलग भी होती है। इन सभी अक्षमताओं से ये जो अधिगम अक्षमता होती है, यह सीखने की जो स्थिति है उसको वो करती है, कम करती है। सीखने की क्षमता को पहचानना ये भी कठिन होता है काफ़ी, क्योंकि अधिगम क्षमता को पहचानना भी बच्चे की कठिन होता है, क्योंकि बच्चे का जो IQ लेवल है वो तो नॉर्मल रहता है, तो ये भी कठिन होता है। इनके लिए, बच्चों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी स्तर है इसको बढ़ाएंगे। बच्चे के लिए मॉडलिंग करके चीज़ों को सिखाएंगे। कह सकते हैं कि बच्चे को बार बार चीज़ों को दोहरवाएंगे। गुणात्मक विश्लेषण करके सिखा सकते हैं, मौखिक रूप से चीज़ों को सिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे को गृह कार्य ज़्यादा बार करा करके
चीज़ों को ग्राफिक्स के माध्यम से विराम चिन्हों का प्रयोग करना या कह सकते हैं उदाहरण के माध्यम से बच्चे को, शिक्षक को हम बेहतर बना सकते हैं। तो आपका ये 5.1 में जो हमारे एसएलडी के बच्चे थे इनके पाठ्यक्रम की बात की गई। इसके बाद में 5.2 क्या कहता है, तो आप कहोगे सर 5.2 में जो भी शिक्षण के मॉडल हैं, शिक्षण के जो मॉडल हैं उनकी बात होगी। इसके अंतर्गत अवधारणा प्राप्ति मॉडल यानी कि कॉन्सेप्ट, जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए संकल्पना जो प्राप्ति मॉडल था उसको जोरेम ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर जी ने जो ये इसको कार्य कह सकते हैं, इसको स्थापित जो किया, उसकी रणनीति जो बनाई, इसके अंतर्गत अवधारणा प्राप्ति मॉडल जो था उसकी पूछताछ और इसके माध्यम से छात्र के सीखने को बढ़ावा दिया गया। मॉडल में विश्लेषण, तुलना और इनके उदाहरणों के विपरीत प्रक्रिया के माध्यम से विशेषताओं और उसकी पहचान को बढ़ाया गया, जिसको अवधारणाओं को समझने और सीखने में जो सहायता की गई बच्चे की। इसके प्रति कह सकते हैं अवधारणा जो भी कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा उस मॉडल को व्यवहार में एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के द्वारा बेहतर बनाया जाएगा और इसके निर्देशात्मक रणनीति जो है उसके जो चरण होंगे उसमें पहला जो चरण होगा वो होगा प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कराना। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी में सबसे पहले जो रणनीति है उसका परिचय बनाया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी। उसके बाद में जो भी उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चे को कॉलम के माध्यम से सिखाया जाएगा। प्रत्येक कॉलम में बच्चे के जो उदाहरण होंगे उनको प्रारंभ किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और जो भी सूची तैयार की जाएगी उसके हिसाब से की जाएगी। इसमें बच्चे के लिए रणनीति, उसका अभ्यास बच्चे को कराया जाएगा। जो भी रणनीति है उसको छोटे छोटे समूहों में या छोटी छोटी जोड़ियों में विभाजित करके उसकी संकल्पना को बेहतर बनाया जाएगा। छात्रों की अवधारणा और आवश्यकता कौशल को खोजने, अवधारणात्मक पहचानने, इसके लिए चीज़ों को परिभाषित किया जाएगा। जो भी छात्र हैं इनका वर्गीकरण है, क्योंकि अवधारणा मॉडल को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो रणनीति भी हमें बेहतर बनानी होगी। इसके लिए छात्र केंद्रित और जो भी आपका पूछताछ आधारित दृष्टिकोण है उस पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, जिससे बच्चे को फ़ायदे कह सकते हैं रणनीतियाँ जो हैं वो बेहतर बनाई जा सकेंगी और बच्चे को फ़ायदा भी मिलेगा। सीखने की रणनीतियों में जो भी मॉडल है छात्रों की मदद करेगा। इसके लिए कह सकते हैं प्रत्यक्ष निर्देशन यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्देशन दिया जाएगा, जिसके तहत शिक्षण कक्षा के सामने जो भी होगा, शिक्षक जो होगा वो कक्षा में सामने खड़ा होगा और जानकारी प्रस्तुत करेगा। जो भी उसको जानकारी होगी वो प्रस्तुत करेगा, स्पष्ट रूप से निर्देश देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाया जाना है, ये शिक्षक पर डिपेंड होगा। शिक्षक पाते हैं कि पूरे दिन बात को सुनने और सभी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे रूप से चीज़ों को निर्देशित किया जा सकता है, इसको सर्वोत्तम रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसके निर्देशन के प्रकार को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष निर्देशन का उपयोग करके इसको प्रभावी बनाया जा सकता है या छात्रों के सीखने के कौशल में अनुकूलन को प्रभावित करेगा। भूमिका क्या होगी यानी कि इसके लाभ क्या होंगे, भूमिका निभाने की या कह सकते हैं हम लोग जो भी इसके लाभ होंगे उनको वो क्या होंगे, तो कहेंगे जो इसका लाभ होगा छात्रों को तुरंत वास्तविक दुनिया से सामग्री को लागू करके हम बेहतर बना सकते हैं। जो भी रोल प्ले होगा वो हम लोग तकनीकों के माध्यम से समर्थन देकर के बच्चे को वास्तविक वातावरण में विकसित करेंगे और इसकी रणनीतियों को बनाएंगे। बच्चों को प्रतिबंधित अगर करना है, अगर प्रतिबंधित तरीका हम लोग अपनाएंगे तो बच्चे को बातचीत करके और बच्चे की स्थितियों का पता लगा करके भी हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जो भी छात्र होगा इसका विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और बच्चे को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। छात्र कक्षा में सेटिंग और इसकी सीमाओं की भी ज़रूरत होगी। जो भी छात्र वास्तविक दुनिया में स्थितियों को संभाल रहा है उसके लिए सामग्री की प्रासंगिकता भी देखी जाएगी, इसकी सोच और सामग्री की गहराई, सीखने की गहराई का भी प्रदर्शन किया जाएगा और भूमिका निभाने के मापदंडों
को निर्धारित करते समय जो भी प्रशिक्षक है उसका उपयोगी परिदृश्य बनाया जाएगा। ये चीज़ें बच्चे के सीखने में, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि इसमें चुनौतियाँ भी आएंगी, तो भूमिका निभाने में यानी कि रोल प्ले करने में चुनौतियाँ क्या आएंगी, तो हम कहेंगे कि जो भी भूमिका का निर्वाह किया जाएगा, जो भी रोल प्ले किया जाएगा, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सभी छात्रों को भाग लेने और वास्तव में व्यस्त रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी बच्चे वहाँ पर भाग लें उस प्रतिक्रिया में और सभी व्यस्त रहें, यानी कि सभी भागीदारी लें और संभावना रहे कि वे अपने तरीकों और विचारों से बेहतर कार्य कर सके। प्रशिक्षक भागीदारी ग्रेड को बेहतर बनाएगा और लघु उत्पादन से जुड़ा हुआ होगा, जिसे छात्र अपनी भूमिका में अपने परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न करेगा, उसकी भूमिका का निर्वाह करेगा और कह सकते हैं कि उत्तर को पूरा करने के लिए कक्षा में साथ साथ साझा किया जाएगा, चीज़ों को जागरूक बनाया जाएगा और खोज के तरीके पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग जो भी भूमिका है उसका निर्वाह कर सकते हैं। जो भी चुनौतियां आएंगी उनको बच्चे को जागरूक करके बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, उनका उपयोग करा सकते हैं। इसके बाद में निर्देशात्मक योजना 5.3 में आएगी। निर्देशात्मक योजना, निर्देशात्मक योजना में न केवल यह योजना शामिल की जाएगी कि छात्र क्या सीखें, बल्कि वे कैसे सीखेंगे इस पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों का जो व्यवस्थित चयन है वो किया जाएगा। कक्षा में उपयोग के लिए उनका डिज़ाइन उसको बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक एक करके चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में जो सामान्य लक्ष्य हैं उनका चयन किया जाएगा। कैसे दिखते हैं, क्या सीख रहे हैं, दूसरा लक्ष्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, इन पर कार्य किया जाएगा। और कक्षा में दैनिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त ठोस कदम क्या हैं। एक शिक्षक जो उनसे सीखना चाहता है उसे सीखने के लिए जो भी वास्तविक गतिविधियां हैं उन पर जोर दिया जाएगा। योजनात्मक अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य जो हैं उनको निर्धारित करके जो भी बच्चे के असाधारण कौशल हैं व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम यानी कि आईपी के द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा, उनका संबोधन किया जाएगा। इसमें बच्चे को सिखाने में शैक्षिक सामग्री, सहायता और प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाएगा। विशिष्ट रूप से सामग्री को अनुकूलन करके, संशोधन करके बेहतर बनाया जाएगा और जो भी सीखने की योजना के कदम उठाए जाएंगे उनमें पहला कदम होगा कि बच्चे का व्यक्तिगत पाठ्य योजना बनाना। पाठ्य योजना बनाने के बाद में जो भी निर्देश हैं उनकी कल्पना करना और व्यवस्थित करने में उन्हें मदद करना। इसके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उन गतिविधियों का समय पर जो भी आवश्यक सामग्री है उनको भी शामिल किया जाए और उपस्थिति योजना और अनुपस्थिति योजना उसकी भी योजना बनाई जाए। साथ ही साथ कक्षा कार्य, गृह कार्य और जो भी परीक्षण है उसका भी आकलन किया जाए। जो भी कह सकते हैं दैनिक पाठ की रूपरेखा है उसका भी एजेंडा निकाला जाए और कम से कम जो कार्य हैं उनकी रुचियों को देखते हुए उन कार्यों को बनाया जाए, उन कार्यों को बेहतर किया जाए। इसके बाद में आपका आता है 5.4 जिसके अंतर्गत ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करके 3 बार बना लो। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड योजना। पिरामिड योजना ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तभी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के लिए पिरामिड दृष्टिकोण प्रभावी जो शिक्षण होगा उसके वातावरण को स्थापित करेगा और समर्थन को बढ़ाएगा। एंटीबॉडी द्वारा जो भी डिज़ाइन तैयार किया जाएगा कार्यात्मक, व्यवहारिक और कह सकते हैं विश्लेषण, इनके सिद्धांतों पर आधारित किया जाएगा। यानी कि आपका ABA, इसका फुल फॉर्म सभी बताइए, क्योंकि जो फुल फॉर्म की PDF आपको दी गई थी उसमें इसका फुल फॉर्म दिया भी गया था।
ABA, इसका फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हिंदी में बता दे रहा हूँ, कार्यात्मक व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण। इसके सिद्धांतों के आधार पर पिरामिड दृष्टिकोण जो है उन लोगों के लिए ठोस आधार प्रदान करेगा जो शिक्षा, काम और जो सामुदायिक चीज़ों को पढ़ाते हैं या बेहतर बनाते हैं। इसके लिए विकासात्मक अंतर, आत्मकेंद्रिता और संचार की चुनौती जो है उन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों के परिणाम जो हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, जो भी उनकी जानकारी है उनको आवश्यक किया जाएगा और कह सकते हैं कि टुकड़ों के साथ में तोड़ कर योजनाएं बनाई जाएंगी और उनकी आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। पिरामिड दृष्टिकोण टीम में सभी के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन या गाइड प्रदान की जाएगी, जिसमें यह निर्देश दिया जाएगा कि एक विशिष्ट क्रम में तत्व कैसे हैं, कैसे संबोधित कर सकते हैं और सबसे उच्च स्तर पर क्या होगा, सबसे निम्न स्तर पर क्या होगा। ऐसे कह सकते हैं कि जो सीखना है उसके लिए अनुकूलित वातावरण और मूलभूत तत्वों को शामिल किया जाएगा। इसमें कार्यात्मक गतिविधि को शामिल किया जाएगा, जो भी शक्तिशाली दृष्टिकोण है उसको बढ़ाया जाएगा, जो भी संरचना और संचार के कौशल हैं उनको बेहतर किया जाएगा और जो प्रासंगिक रूप से संबोधित चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए निर्देशात्मक तत्व पिरामिड के शीर्ष पर रखे जाएंगे और जो भी प्रभावी तत्व हैं, प्रासंगिक जानकारी है, उन तत्वों में सामान्यीकरण, पाठ योजना, शिक्षण और त्रुटि सुधार भी जरूरी होगा। इन सभी का डेटा जो है उसमें निर्णय लिया जाएगा। व्यवस्थित डेटा जो है उसको संग्रह किया जाएगा और विश्लेषण करके जो उनकी आवश्यकता है, दृष्टिकोण है माता पिता की और छात्रों के लिए जो सफलता है उसको भी परिणित किया जाएगा। सीखने का एक प्रभावी माहौल तैयार किया जाएगा और परिणाम स्वरूप जो भी स्वतंत्रता है उस हिसाब से कार्य किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद में भैया जो हमारे SLD बच्चे हैं इनके लिए पाठचर्या अनुकूलन, इसकी हम लोग बात करते हैं। करिकुलम एडेप्टेशन की बात करते हैं अपने SLD बच्चों के लिए, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए। तो इसमें जो भी शिक्षणविद होंगे और संगठन, तो भैया सीखने के लिए सबसे पहले सीखने के लिए छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा कौशल को। नियमित समूह की जांच में रख करके कौशल को कराया जाएगा और भैया गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मौखिक जो भी ज़रूरतें हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा, ग्राफिक्स, आरेख, चित्रों का उपयोग किया जाएगा और मॉडलिंग के द्वारा बच्चे को भी सिखाया जाएगा। इसके लिए बच्चे का जो भी संगठनात्मक कौशल है इसको बेहतर बनाया जाए, असाइनमेंट जो है उसको नियत रखा जाए। बच्चे को हम लोग अनुकूलित उपकरणों के माध्यम से, किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके माध्यम से नोट्स या हम कह सकते हैं फ़ोटोकॉपी आदि के माध्यम से हम बच्चे को चित्र के माध्यम से या कह सकते हैं कि चीज़ों को दोहरा करके, रिकॉर्ड के माध्यम से अभ्यास करा करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऐसे ही पढ़ने में जब बच्चे की पढ़ने के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी तो प्रिंट लेखन किताबें, लाइन वाली किताबें और क्वेश्चन मार्क हुआ, नोट्स हुआ, है ना, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हुई, इंद्रियों के माध्यम से हुआ, जो भी वर्तमान सामग्री है उसके माध्यम से हुआ, छोटी इकाइयों के माध्यम से हुआ, कहानियों के माध्यम से हुआ, या ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग बच्चे के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में जो चीज़ें बच्चे की उपयोगी हैं उनको हम पर्यावरण में प्रिंट करा करके एक चारों तरफ जो हमारा पर्यावरण है, एक वास्तविक पर्यावरण में बच्चे को हम लोग सिखा सकते हैं पढ़ना। ताली बजा करके, तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग करके, राइमिंग का प्रयोग करके जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऐसे ही अगर लेखन कौशल में अनुकूलन किया जाएगा, बच्चे का सबसे पहले आँख और हाथ का समन्वय बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और कह सकते हैं कि बच्चे अगर नहीं चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं, पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मोटी पेंसिल का हम लोग प्रयोग करेंगे। ग्राफ, पेपर, पेंसिल का प्रयोग करके वीडियो और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, लेखन प्रक्रियाओं के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, विराम चिन्हों के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। ऐसे गणित में जो भी आरेख होगा इसके माध्यम से, दृश्य, स्पर्शी और गतिज के माध्यम से बच्चे को अवसर दे करके, सहायता दे करके, जो भी गणित की अवधारणाएं हैं, गणित की अवधारणाओं को हम लोग संरेखित करके, अंतर निकाल करके, चित्रों के माध्यम से
जो भी उपकरण हैं इनके माध्यम से ड्रिल और अभ्यास का प्रयोग करा करके, तो इनके माध्यम से हम लोग गणित का भी कौशल जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। बच्चे को खेल सामग्री में चीज़ों को प्रयोग करके, अभ्यास करके हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गणित में उपयोगी होंगी। तो बच्चे के लिए चाहे वो लेखन कौशल हो, चाहे वो गणित का कौशल हो, चाहे वो पढ़ने का कौशल हो, चाहे वो शिक्षा में संगठन का कौशल हो, इन सभी कौशलों को हम लोग अनुकूलन करके, एडेप्टेशन करके बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये यूनिट समाप्त होता है, बिना कुछ आपके सामने बातें किए हुए। बहुत ज़्यादा हमने आपको इधर उधर भटकाया भी नहीं, कुछ लोग बहुत भटकाया भी करते हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये यूनिट 5 जो था वो कंप्लीट होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।